वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीएसटी कार्ड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस। तो फिर हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे टाइम ऑफ सप्लाई। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? टाइम ऑफ सप्लाई। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस। आज हम देखेंगे सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। किसमें देखेंगे? सर्विसेज के केस में। हमने गुड्स का कंप्लीट कर लिया था, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अपने पढ़ाया था, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस जो स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन 13 में। तो हमने गुड्स का जो पढ़ा था टाइम ऑफ सप्लाई, वो पढ़ा था सेक्शन 12 में। कौन से सेक्शन में पढ़ा था? सेक्शन 12 में पढ़ा था। लेकिन हम सर्विस का जो कंप्लीट करेंगे वो करेंगे सेक्शन 13 में। किसमें? सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। ओके, तो गुड्स के प्रोविजन हमने सेक्शन 12 में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्विस के प्रोविजन इन रिलेशन टू टाइम ऑफ सप्लाई इन गिवन इन द सेक्शन 13 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 13 क्या कहता है? सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 की हम जब बात करेंगे, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 कहता है कि जो लायबिलिटी जो होती है सप्लायर की, ईदर द सप्लायर और द रिसिपिएंट, इज डिटरमाइन किया जाएगा एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब ये है कि सेक्शन 13 और सबसेक्शन 1 ने ये कह दिया कि आप जो टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कीजिए वो दिए गए सेक्शन, डेट मीन सेक्शन 13 से डिटरमाइन कीजिए। डेट मीन्स गिवन सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, उसके अकॉर्डिंग आप डिटरमाइन कर सकते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज के केस में। ओके, सेक्शन 13(1) ने हमें रेफर किया है। आप जाइए 2, 3, 4, 5, वहां जाइए और अपने टाइम ऑफ सप्लाई को निकलवाइए। ओके, फाइंड आउट कीजिए। चलिए एक बार सेक्शन का क्या देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं। सेक्शन 13 का ओवरव्यू क्या है? ओके, तो सेक्शन 13 को ऐसे दे रखा है, कुछ इस तरीके से दे रखा है। सेक्शन 13 इज द लास्ट सेक्शन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, सेक्शन 13 इज द लास्ट सेक्शन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले सेक्शन 13 सब सेक्शन की 1 की बात करते हैं हम। सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में क्या बोला है? अगर आपकी टाइम ऑफ सप्लाई आप डिटरमाइन कर सकते हैं ऑफ दिस सेक्शन, दैट मीन टाइम ऑफ सप्लाई इज डिटरमाइंड फ्रॉम दिस सेक्शन। उसने बोला आप क्या करिए? फ्रॉम दिस सेक्शन अपने टाइम ऑफ सप्लाई निकलवाइए इस सेक्शन के थ्रू। ओके, 2 कहता है आप इन केस ऑफ नॉर्मल चार्ज, डेट मीन्स लायबिलिटी ऑफ सप्लायर। नॉर्मल चार्ज में मोस्टली क्या होता है? नॉर्मल चार्ज होता क्या है? नॉर्मल चार्ज में जो लायबिलिटी होती है, वो टैक्स पे करने की जो लायबिलिटी होती है वो सप्लायर के ऊपर होती है, ना कि रिसिपिएंट के ऊपर। तो नॉर्मल चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी इन केस ऑफ सर्विस, वो बताएगा सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। ओके, नॉर्मल चार्ज और रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस हमको दे रखे हैं किसमें? सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 में। सेक्शन 13 और सबसेक्शन 3 में। ओके, देन 4 बात करता है किसकी? वाउचर। देन है 13 सबसेक्शन 5 बात करता है जब टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रही है। जब डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई क्या नहीं हो रही है? डिटरमाइन नहीं हो रही है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई? उसके लिए बात करता है 13 सबसेक्शन 5। देन सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 जो बात करता है एडिशंस की बात करता है। किसकी बात करता है? एडिशन इन वैल्यू। एडिशन इन वैल्यू की बात करता है सेक्शन 6। हमने यहाँ पर सेक्शन 13 का एक बार ओवरव्यू देख लिया है। सेक्शन 13 में क्या, कैसे, कब दे रखा है, एक बार हमने वो चेक कर लिया है। और सेक्शन 13(1) सबसेक्शन 1 कहता है कि कब लायबिलिटी अराइज हो जाती है सप्लायर की टैक्स पे करने की,
कौन सी मैक्सिमम टाइम लिमिट है, जिस टाइम लिमिट में हमको इनवॉइस को जनरेट करना है, इश्यू करना है, अराइज करना है। ओके, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 बात करता है नॉर्मल केसेस की। नॉर्मल चार्जेस में आपको कब इनवॉइस को जनरेट करना है वो बात करता है सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। और सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 जो बात करता है वो बात करता है रिवर्स चार्ज की, कब रिसिपिएंट को, कब टाइम ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल होगी रिसिपिएंट के ऊपर। ओके, वो बात करता है। लेकिन सेक्शन 4 और सेक्शन 5 और सेक्शन 6 एज इट इज है, जैसे कि मैंने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में पढ़ाया था, सेम है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ नॉर्मल चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, आ जाते हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 पर। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि हमने गुड्स में पढ़ा था, टाइम ऑफ सप्लाई को देखने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले क्या चीज थी, डेट ऑफ इनवॉइस, हमें डेट ऑफ इनवॉइस की जरूरत थी। और सेकेंड वन क्या थी, डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस हमको जब पता चल जाती है तो हम टाइम ऑफ सप्लाई इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, हम उससे डिटरमाइन कर सकते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, अब हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ सर्विस की। जब हम सर्विस की बात कर रहे हैं तो इसमें भी हमको दो चीजों की जरूरत है, जैसे कि उसमें जरूरत थी, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस, देन डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं आएगा, लेकिन हमको जरूरत यही दोनों चीजों की पड़ेगी। ओके, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं डेट ऑफ इनवॉइस कैसे निकालेंगे। तो डेट ऑफ इनवॉइस हम पता कर लिए, देन डेट ऑफ पेमेंट हमको पता चल जाए, देन हम टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आ जाते हैं डेट ऑफ इनवॉइस पर। तो डेट ऑफ इनवॉइस निकालने के लिए कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होता है, ये किसके लिए है, ये सेक्शन है टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। अब हम निकाल रहे हैं डेट ऑफ इनवॉइस, तो हम इसको इंटरलिंक करेंगे, किससे इंटरलिंक करेंगे, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। ये किसके लिए सेक्शन दे रखा है, ये सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 किससे इंटरलिंक करेंगे, सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 से इंटरलिंक करेंगे। ये जो सेक्शन है वो डिटरमाइन करता है डेट ऑफ इनवॉइस। मैं आपको इजीली इसको लर्न करने का मेथड बता देती हूँ। जो सेक्शन 13 का 3 को आप इधर रिप्लेस करके 1 पर ले आइए, 1 को रिप्लेस कर 3 पर ले आइए, देन इजीली आप इसको लर्न कर सकते हैं और इसको लिंक कर सकते हैं। अगर आपको ये सेक्शन नहीं पता होगा तब तक आप टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें इस सेक्शन को इससे लिंक करना पड़ेगा। तो सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 कहता है कि आप इनवॉइस जनरेट कर दीजिए, आप क्या करिए, इनवॉइस को जनरेट कर दीजिए। तो इसने बोला इसको मैं 2 पार्ट में सेपरेट करूंगा। उसने बोला ठीक है, आप 2 पार्ट में सेपरेट कर लीजिए। इसने बोला अगर नॉर्मल केस है, अब भाई ये नॉर्मल केस क्या है, उसने बोला अगर नॉर्मल केस है। अब ये नॉर्मल केस क्या है, नॉर्मल केस ये है कि अगर कोई भी बंदा कोई भी सर्विस देता है, लाइक आर्किटेक्ट सर्विस हो गई, पेंटिंग सर्विस हो गई, कंस्ट्रक्शन सर्विस हो गई, एनी सर्विस given any supplier, given by any supplier, then it is become inapplicable in the normal provisions। कहाँ आएगी वो, नॉर्मल में। ओके, that it is fall in the normal provisions। लेकिन अगर कोई बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, टेलीकॉम कंपनी ये कोई सर्विस देती है, देन ये फॉल करेगी सेकंड वाले में। कहाँ पर, सेकंड में। फर्स्ट देन सेकंड, मैंने इसको नाम दे दिया, ये फर्स्ट ये सेकंड। ओके, अगर वो नॉर्मल है तो उसे इनवॉइस जनरेट कर देना चाहिए एनी सर्विस 30 डे 30 दिन के अंदर 30 डे विद इन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस। जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई उसके 30 दिन के अंदर उसको क्या करना है, इनवॉइस जनरेट कर देना है, इश्यू कर देना है। ओके, किसको जनरेट कर देना है, नॉर्मल प्रोविजंस पढ़ा रही हूं मैं अभी आपको, नॉर्मल चार्जेस का केस पढ़ा रही हूं। तो डेट मीन सप्लायर को जनरेट कर देना इनवॉइस विद इन 30 डेज। कब से, जब से इनवॉइस सर्विस क्या हुई, प्रोवाइडेड हुई, कंप्लीट हुई। ओके, वहां से 30 दिन के अंदर जनरेट कर देना है इनवॉइस। लेकिन जब बात करते हैं बैंकिंग कंपनी की, बैंक्स, इंश्योरर,
एंड टेलीकॉम कंपनी की। ओके और डिस्टिंक्ट पर्सन, कौन से पर्सन? डिस्टिंक्ट पर्सन जो कि स्पेसिफाई किए गए कहां पर? सेक्शन 25 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। मैं क्या कह रही हूं? मैं कह रही हूं अगर बात करें बैंक्स, इंश्योरर एंड टेलीकॉम कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी एंड टेलीकॉम कंपनी एंड द पर्सन विच इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 25 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, दैट मीन्स द पर्सन इज डिस्टिंक्ट पर्सन। किसकी बात कर रहे हैं? अगर ये कोई सर्विस देते हैं, अगर ये कोई सर्विस देते हैं तो इनको जो इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज, विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस। That means गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट ने क्या किया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने क्या किया कि बैंकिंग कंपनी को और इंश्योरेंस कंपनी को, टेलीकॉम कंपनी को, इनको क्या दे दी? एक रिलैक्सेशन दे दी। कितने दिन की रिलैक्सेशन दे दी? नॉर्मली तो 30 डेज प्रोवाइड किया ही है इनवॉइस जनरेट करने के लिए, लेकिन इनको जो डेज दिए हैं वो दिए हैं 45 डेज। दैट मीन्स इनको 15 डेज एक्स्ट्रा दिए। क्या है ये? रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दी। किसको? बैंकिंग कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को और टेलीकॉम कंपनी को। सबको क्या है? एक रिलैक्सेशन है कि आपको इनवॉइस, आप 45 दिन तक इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। कहां से? जब आपने इनवॉइस सर्विस दी थी वहां से, जब आपने सर्विस प्रोवाइड की थी वहां से। ओके तो हमने यहाँ पर सीख लिया इनवॉइस की डेट। ओके अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और दे रखा है इसमें। एक कॉन्सेप्ट ये दे रखा है कि जो बैंकिंग कंपनी थी और इंश्योरेंस कंपनी थी और टेलीकॉम कंपनी थी, वो जो सर्विस दे रही थी कस्टमर को दे रही थी। किसको दे रही थी? कस्टमर को दे रही थी। तब जो इनको इनवॉइस जनरेट करना था वो विद इन 45 डेज जनरेट करना था। अब मैं कह रही हूँ कि वो जो सर्विस दे रहे हैं वो इंटर बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी को दे रही है, बैंकिंग कंपनी को दे रही है, टेलीकॉम कंपनी को दे रही है। डेट मीन्स वो आपस में ही क्या कर रहे हैं? सर्विस को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसे बोलते हैं इंटर ट्रांसफर ऑफ सर्विस। देन इस केस में वो इनवॉइस कब जनरेट करें? इस केस में वो इनवॉइस जनरेट करेंगे जब सप्लायर, जिस बैंक ने सप्लाई की है सर्विस, जिस बैंक ने क्या किया है? सप्लाई की है सर्विस। ठीक है, डेट मीन्स द सप्लायर बैंक, डेट मीन्स द सप्लायर इंश्योरेंस कंपनी, उसको रिकॉर्ड कर ले अपने इनवॉइस में। डेट मीन्स कि जिस सप्लायर क्या कर ले, सप्लायर कौन है यहाँ पे? सप्लायर बैंक हो सकती है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, वो क्या कर ले? रिकॉर्ड कर ले, रिकॉर्ड द सर्विस, रिकॉर्ड द सर्विस इन बुक्स ऑफ अकाउंट। जिस दिन वो क्या कर ले? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जिस दिन वो क्या करे? सप्लायर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उस सर्विस को रिकॉर्ड कर ले। ओके तब वो क्या कर सकती है? इनवॉइस जनरेट कर सकती है। या तो ये, ठीक है, ओके, या क्या कब तक जनरेट कर सकती है? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर। जिस क्वार्टर में, डेट मीन्स उसने जो सर्विस दी वो दी आई थिंक जुलाई में दी, फॉर एग्जाम्पल उसने जुलाई में सर्विस दी, ठीक है, तो वो जुलाई वाला मंथ कौन से क्वार्टर में फॉल करता है? जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सेकेंड क्वार्टर में फॉल करता है। डेट मीन्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सच क्वार्टर, उस टाइम तक वो इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर। मैं ये बात किसकी कर रही हूं? जब इंटर बैंक ट्रांसफर हो रही है सर्विस। क्या ट्रांसफर हो रही है? इंटर बैंक ट्रांसफर हो रही है सर्विस। इंटर बैंक सर्विस ट्रांसफर हो रही है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? इंटर बैंक क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है सर्विस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर। जिस दिन क्वार्टर का क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? फिनिश हो रहा है, उससे पहले क्या करते? वो क्या करते? इनवॉइस जनरेट करते। ओके ये दो कॉन्सेप्ट है जब वो बैंक इंटर बैंक ट्रांसफर कर रही है सर्विसेज का। अब आते हैं नेक्स्ट पर, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस कब तक जनरेट करेंगे ना? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में हमें इनवॉइस कब तक जनरेट करना है? डेट मीन्स इनवॉइस जनरेटेड इन केस ऑफ
कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, मैक्सिमम टाइम लिमिट, कितने टाइम तक हमें इनवॉइस को जनरेट करना है इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, और कंटिन्यूस सप्लाई क्या होता है, इसके लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, उसमें मैंने वर्ड बाय वर्ड समझाया है व्हाट इज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड व्हाट इज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, तो इस केस में हमें इनवॉइस कब तक जनरेट करना है, क्या देखना है, इनवॉइस कब तक जनरेट करना है। अब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस की जब हम बात करेंगे तो इसमें एग्जांपल जो होगा वो एग्जांपल होकर लेट कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन सर्विस। कंस्ट्रक्शन सर्विस में कहीं पर भी कोई भी ब्रेक नहीं आता है, कहीं भी वो चलती जा रही है एट द बिगनिंग एंड एट द लास्ट चलती जा रही है। उसमें जो इनवॉइस जनरेट होगा वो कब होगा, इसके लिए प्रोविजंस कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के। आप क्या करिए, उसमें ड्यू डेट ऑफ पेमेंट को देखिए। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कैसे देखेंगे, वो देखेंगे थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट। सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस आप उसको देखिए। उसमें जो ड्यू डेट दे रखी है, उसमें पेमेंट की जो ड्यू डेट दे रखी है वो देख लीजिए, उससे आप पता कर लीजिए कि इनवॉइस की डेट क्या होगी। लेट करते हैं, इन प्रोविजंस क्या दे रखे हैं, व्हेन ड्यू डेट ऑफ पेमेंट is ascertain, that means ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जो सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में फिक्स हुई है वो फिक्स्ड है, मतलब एक तरह से सर्टेन है। मैं इस डेट पर रिसिपिएंट क्या करेगा, इस डेट पर सप्लायर को क्या करेगा, पेमेंट करेगा। डेट मीन्स तो इनवॉइस जनरेट हो जाना चाहिए, इनवॉइस जनरेट होना चाहिए बिफोर और एट द टाइम ऑफ, बिफोर और एट द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। या तो इनवॉइस कब तक जनरेट होना चाहिए, पेमेंट जिस दिन पेमेंट मिला या उससे पहले, बिफोर और एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। तब तक क्या हो जाना चाहिए, इनवॉइस जनरेट हो जाना चाहिए। जिस दिन उसको पेमेंट मिला या उससे पहले क्या हो जाना चाहिए, इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए, इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फिक्स नहीं रहती है कॉन्ट्रैक्ट में। जब रिसिपिएंट के पास पैसा आता है तभी वो सप्लायर को पे कर देता है, लेकिन इस केस में क्या होता है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फिक्स नहीं है। तो इनवॉइस की डेट क्या होगी, व्हेन सप्लायर रिसीव द पेमेंट। जब क्या करेगा, सप्लायर रिसीव द पेमेंट। When due date is not ascertainable, when due date of payment is not ascertainable, that means ड्यू डेट पेमेंट की फिक्स नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, जब कभी कभी ऐसा भी होता है सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप क्या करिए, जब मेरा ये कंप्लीशन ऑफ इवेंट हो जाएगा तब मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। लेट कि मेरा फर्स्ट फ्लोरिंग हो जाएगी तो मैं आपको 75,000 पे कर दूंगा, देन मेरी सेकंड फ्लोरिंग हो जाएगी, देन मैं आई विल पे टू 1 लाख रुपीज एंड पेंट हो जाएगा, तब तक मैं 1,25,000 रुपीज आपको पेमेंट कर दूंगा। तो उस केस में जो पैसा पे होता है उसमें क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ इवेंट। इनवॉइस शैल बी जनरेटेड ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इवेंट। तो यहां पर जो इनवॉइस जनरेट होगा वो जनरेट होगा, इनवॉइस जनरेट होगा रेज ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ इवेंट। यहाँ पर जो इनवॉइस जनरेट हो रहा है वो किससे लिंक है, इवेंट से लिंक है। किससे लिंक है, जब वो इवेंट हो जाएगा, जब इवेंट वो हैपन हो जाएगा, देन सप्लायर क्या करे, रिसिपिएंट क्या करेगा, सप्लायर को पे कर देगा, रिसिपिएंट सप्लायर को पे कर देगा जैसे ही वो इवेंट के होते ही। तो ये हमने देखा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस कब कब जनरेट करते हैं। ओके, अब आ जाते हैं टाइम ऑफ सप्लाई को। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ नॉर्मल देख लेते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई निकालना, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। हम पढ़ रहे
हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस, और हमने इनवॉइस को निकालना ऑलरेडी देख चुके हैं हम। अब देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई जो मैंने बताया सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 में देखेंगे इन केस ऑफ नॉर्मल चार्ज। ओके, तो हम इनवॉइस निकालना सीख चुके हैं अपने सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 2 एंड सेक्शन 13 सब सेक्शन 5 इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में इनवॉइस जनरेट करना देख चुके हैं। अब आ जाते हैं टाइम ऑफ सप्लाई को देखते हैं। ओके, अगर इनवॉइस हमने अपना हम इनवॉइस निकालना सीख चुके हैं, वही इनवॉइस इन केस ऑफ नॉर्मल चार्ज विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डे 45 डेज जो हमने देखा था, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई, अगर वो इश्यू हो जाता है विद इन अ पीरियड, जो पीरियड उसमें दे रखा है, कौन सा पीरियड दे रखा है सेक्शन 31 में, अंडर सेक्शन 31 में जो पीरियड दे रखा है उसके अंदर अगर इश्यू हो जाता है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इनमें दोनों में जो अर्लियर होगा वो क्या माना जाएगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। इनवॉइस जनरेट करना हमने सीख लिया, था। अगर वो इनवॉइस जनरेट कर देते विद इन अ पीरियड ऑफ अंडर सेक्शन 31 जो कि 30 डे 45 डेज हमने सीखा था, उसके अंदर अगर हम जनरेट करना सीख जाते हैं, इनवॉइस को निकाल लिया वहां से, इनवॉइस को हमने जनरेट कर दिया, तो टाइम ऑफ सप्लाई होगी डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ओके, लेकिन पहले क्या था यहाँ पर, ये जो सेक्शन 31 है ये अब अमेंडमेंट आया है। क्या आया है, ये अमेंडमेंट आया है। इससे पहले क्या हुआ करता था, केवल यहाँ पे हुआ करता था सेक्शन 31 सब सेक्शन 2, डेट मीन्स जो मैंने आपको पढ़ाया था, invoice must be generated within a period of 30 days from the date of completion of service, और बैंकिंग के केस में 45 डेज, वही वाला रूल बस यहाँ पर लगता था सेक्शन 31 सबसेक्शन 2। अब ये जो सेक्शन है 30 सबसेक्शन 2 वो बात करता है होल सेक्शन 31 की। किसकी बात करता है, सेक्शन 31 पूरा एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 31 मतलब कॉन्टिन्यूस अप्लाई के केस में जो इनवॉइस हमने जनरेट किया था वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ओके, वो भी इनवॉइस जनरेट हो जाना चाहिए विद इन द टाइम अंडर सेक्शन 31 में। ओके, अब बात करते हैं अगर इनवॉइस जनरेट नहीं होता है उस टाइम के अंदर इनवॉइस इज नॉट इश्यू, अगर इनवॉइस जनरेट नहीं होता है किसमें, सेक्शन 31 में जो टाइम दिया है, जैसे कि कॉन्टिन्यूस सप्लाई के केस में दे रखा था टाइम, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट दे रखा था और कंप्लीशन ऑफ इवेंट दे रखा था। अगर उस केस में अगर हमारा इनवॉइस जनरेट नहीं होता है तो क्या करेंगे, और 30 डे 45 डेज सारा होल सेक्शन 31 कवर करेंगे यहाँ पे, होल सेक्शन 31। ओके, इनवॉइस के लिए यहाँ पे होल सेक्शन 31 कवर करेंगे। अगर उसमें हमारा इनवॉइस जनरेट नहीं होता है, ओके, तो क्या मानेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ completion of service, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। इन दोनों में जो अर्लियर आएगा वो मानी जाएगी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, जब इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है एंड विद इन दैट टाइम लिमिट विच इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 31, ओके, इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है। अब ना तो इनवॉइस इस वाले सेक्शन में फॉल करता है, ना इस वाले में फॉल करता है, ना वो फर्स्ट कंडीशन में फॉल करता है, ना वो सेकंड कंडीशन में फॉल करता है, ना तो हमें उसका टाइम पता है, ना इनवॉइस की डेट पता है। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए दे रखा है यहाँ पर व्हेन हर कंडीशन नंबर फर्स्ट एंड कंडीशन नंबर सेकंड इज नॉट एप्लीकेबल। जब दोनों एप्लीकेबल नहीं करती तो हम क्या करेंगे, रिसिपिएंट की बुक्स ऑफ अकाउंट को देखेंगे। ओके, जब रिसिपिएंट की बुक्स ऑफ अकाउंट में देखेंगे उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में जिस डेट पर सप्लाई सर्विस रिकॉर्ड हुई है वो मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑन विच
डेट ऑन विच सर्विस रिसीव्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट। किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेंगे हम? रिसिपिएंट की बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेंगे। जिस दिन रिसिपिएंट की बुक्स ऑफ अकाउंट में सर्विस रिकॉर्ड की गई है वो मानी जाएगी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, तो यहाँ पर हमने टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ नॉर्मल चार्ज कंप्लीट कर लिया है। अपने आज के टॉपिक में देखा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज, और हमने इनवॉइस को जनरेट करने की डेट भी फाइंड आउट करना सीख लिया। ओके, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस बट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, वाउचर एंड एडिशन इन वैल्यू। वो सारे सेक्शंस को हम आगे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।